Friends, welcome on our YouTube channel. This is the first lecture of electricity and magnetism, in which we will discuss about Coulomb's law. दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युतिकी एवं चुंबकत्व का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम कूलॉम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about charge and its properties and Coulomb's law. तो हम हमारे इस लेक्चर में आवेश एवं उसके गुणों के बारे में एवं कूलॉम के नियम की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। So first of all, charge and its properties. तो सबसे पहले आवेश एवं आवेश के गुण। नाउ चार्ज। व्हाट इज चार्ज या आवेश क्या है? Nobody knows what is charge. Only we know the properties of charge and what charge can do. आवेश क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। केवल हम यह जानते हैं कि आवेश के गुण क्या हैं एवं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो व्हाट इज चार्ज? नोबडी नोज इट। आवेश क्या है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार। अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। एक धनावेश है एवं एक ऋणावेश है। इसके अलावा नेचर में या प्रकृति में तीसरा कोई भी आवेश नहीं है। देयर इज नो थर्ड टाइप ऑफ चार्ज। अब अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, यदि कोई वस्तु उदासीन है, तो यह पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई चार्ज नहीं हो, या यह भी हो सकता है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही वापस नेगेटिव चार्ज है। तो वस्तु उदासीन भी हो सकती है और यह भी संभव है कि उस वस्तु में या उस बॉडी में धनावेश एवं ऋणावेश समान मात्रा में है। There are two types of charge, positive and negative. आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश। Positive charge is due to proton and negative charge is due to electrons. धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है एवं ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अगर किसी बॉडी को प्रोटॉन देते हैं, इट मींस उसको हम पॉजिटिव चार्ज या धनावेश दे रहे हैं। अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मींस उस बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ऋणावेश दे रहे हैं। तो धनावेश हमारा प्रोटॉन के कारण है, जबकि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के कारण। अब ये हमारा कोई ग्लास रॉड है और इसके पास में हमने एक सिल्क का कपड़ा लिया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ग्लास रॉड है इसके ऊपर सिल्क का कपड़ा रगड़ते हैं या सिल्क के कपड़े के ऊपर ग्लास रॉड से रब करते हैं, रगड़ते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित होगा। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, एंड जिस बॉडी को
इलेक्ट्रॉन मिलता है वो हमारी नेगेटिव चार्ज होगी। अब सिल्क के ऊपर ग्लास से हमने रब किया है, सिल्क के कपड़े के ऊपर ग्लास रॉड से हमने रगड़ा है, तो ये जो ग्लास रॉड है ये हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। इसका मतलब इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया है। इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से बाहर निकले हैं, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ये सिल्क के कपड़े में चले जाएंगे। तो ये जो सिल्क का कपड़ा है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें अपने पास में ले लिए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे वो सिल्क में चले गए हैं, तो ये हमारा धनावेशित और ये ऋणावेशित हो गया है। ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड वेयर एज सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। अब अगर हम दोनों चार्ज को ऐड करें, दोनों आवेशों को यदि हम जोड़ें, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही वापस नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज अभी भी 0 होगा, कुल आवेश अभी भी 0 होगा। तो यहां पर भी 0 था और यहां पर भी 0 है। इसका मतलब न तो चार्ज क्रिएट हुआ है न चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, यह केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया है। तो इस स्थिति में न तो आवेश उत्पन्न हुआ है न ही आवेश नष्ट हुआ है, यहां केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो गया है। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश का संरक्षण नियम हमें यह कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब इस केस में भी हमारा यही हुआ है। अगर दोनों को ऐड करो तो 6 पॉजिटिव चार्ज है एंड 6 नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों को ऐड करें तो टोटल हमको 0 चार्ज मिलता है, और यहां पर यही दिखाया गया है कि बॉडी हमारी न्यूट्रल है या उदासीन है। अब इसी टाइप से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दिस इज एबोनाइट रॉड, ये एबोनाइट की छड़ है, एंड दिस इज अ कैट स्किन, ये बिल्ली की खाल है। अब कैट स्किन को हम एबोनाइट रॉड से रब करते हैं, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से हम रगड़ते हैं। अब यहां पर भी चार्ज हमारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होगा। तो एबोनाइट की रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई है, एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। अब एबोनाइट की रॉड में 6 नेगेटिव चार्ज है, 6 ऋणावेश हैं। इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, और अगर यहां पर 6 नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहां पर
6 पॉजिटिव चार्ज है। तो कैट स्किन से 6 इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड में ट्रांसफर हो गए हैं। बिल्ली की खाल से 6 इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में स्थानांतरित हो गए हैं। इसकी वजह से एबोनाइट की छड़ हमारी ऋणावेशित हो गई है, जबकि बिल्ली की खाल धनावेशित हो गई है। पर अभी भी अगर टोटल चार्ज लें, कुल आवेश लें, तो अभी भी टोटल चार्ज हमको 0 मिलता है, कुल आवेश 0 मिलता है। इसका मतलब यहां पर जितना चार्ज था टोटल, उतना ही टोटल चार्ज यहां पर है। और यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश का संरक्षण नियम कहता है। अब यहां पर हमने एक रॉड ली है, ये रॉड धनावेशित है। इसके पास में एक दूसरी रॉड लेके आते हैं, दूसरी छड़ लेके आते हैं। ये छड़ भी हमारी धनावेशित है, यह पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास में जैसे दूसरी पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आओगे, तो दोनों का चार्ज का नेचर सेम है, दोनों के आवेश की प्रकृति एक जैसी है। तो उस केस में ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। इसलिए फर्स्ट वाली रॉड हमारी अलग चली गई है या दूर चली गई है। इसी टाइप से यहां पर हमने एक रॉड ये छड़ ली है जो हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऋणावेशित है। अब इस ऋणावेशित छड़ के पास हम दूसरी ऋणावेशित छड़ लेके आते हैं। अब ये भी हमारी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, दोनों के आवेश की प्रकृति समान है, दोनों छड़ें ऋणावेशित हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगी। तो जैसे एक नेगेटिव रॉड के पास में दूसरी नेगेटिव रॉड लेके आओगे, तो इन दोनों के मध्य रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों छड़ एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, एक रॉड हमारे पास में ये है और एक रॉड ये है। ये छड़ हमारी धनावेशित है, ये छड़ हमारी ऋणावेशित है। दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड whereas this is negatively charged। तो दोनों छड़ों के आवेश की प्रकृति भिन्न भिन्न है। बोथ रॉड आर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड। दोनों छड़े विभिन्न आवेश से आवेशित हैं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है। तो क्योंकि दोनों की चार्ज का नेचर अलग अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसलिए ये दोनों रॉड एक दूसरे के पास आ जाती हैं। एग्जाम्पल को हम रिपीट कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव, दोनों का चार्ज का नेचर सेम है, आवेश की प्रकृति समान है। सो दे विल रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। सेम फिनोमिना यहां पर है, सेम घटना यहां पर हो रही है। ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर एक को दूसरे के पास लेके आते हैं तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या आकर्षण बल कार्य करेगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाती हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या आकर्षण बल यहां पर कार्य कर रहा है।
तो रिजल्ट क्या निकल रहा है, यह कंक्लूजन हमारा क्या है, यह परिणाम क्या है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विभिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विभिन्न आवेश या अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटीकरण। चार्ज इज ऑलवेज फाउंड टू बी इन पैकेट्स, नॉट कंटिन्यूअस। आवेश सदैव पैकेट के रूप में होता है, आवेश सतत नहीं होता है। इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी को आप चार्ज प्रोवाइड करोगे, यदि किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं तो आपका पैकेट की फॉर्म में होगा। आप एक पैकेट दोगे, दो पैकेट दोगे, तीन पैकेट दोगे, इस टाइप से हम पैकेट के फॉर्म में चार्ज प्रोवाइड करेंगे, आवेश प्रदान करेंगे। चार्ज गिवन टू अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a smallest unit of charge, and this smallest unit of charge is equal to the charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। किसी वस्तु को दिया गया आवेश सदैव एक सबसे छोटे आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है, और ये जो आवेश का सबसे छोटा मान है यहां इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एंड इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो अगर किसी बॉडी को हमको चार्ज प्रोवाइड करना है, यदि किसी वस्तु को हमें आवेश देना है, तो या तो आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, दो इलेक्ट्रॉन दोगे, तीन इलेक्ट्रॉन दोगे। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज हम प्रोवाइड करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। यह कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, यह कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी को आपने आधा इलेक्ट्रॉन दिया है, 3.5 इलेक्ट्रॉन दिया है, या 3.14 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन दोगे, दो इलेक्ट्रॉन दोगे, तीन इलेक्ट्रॉन दोगे। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज हम प्रदान करेंगे। तो किसी वस्तु को दिया गया आवेश सदैव आवेश के एक अल्पतम मान का पूर्ण गुणज होता है, तथा आवेश का यह सबसे छोटा मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। सो चार्ज गिवन टू अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a smallest unit of charge. So Q equal to N into E. Here N is integral number. यहां N पूर्णांक संख्या है, तो N की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पर N की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। N is not equal to pi, 1/2, 3/5 and so on. And this E is charge of electron. E इलेक्ट्रॉन का आवेश है,
जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। अगर n की वैल्यू आप 0 रख देते हो, इसका मतलब आपने कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं किया है, वस्तु को आपने कोई भी आवेश नहीं दिया है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, या आवेश के संरक्षण का नियम क्या है? अभी हमने कहा था कि आइसोलेटेड बॉडी का टोटल चार्ज हमारा सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो चार्ज को न तो प्रोड्यूस कर सकते हो न डिस्ट्रॉय कर सकते हो। केवल हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। सो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अतः किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। So charge can neither be created nor be destroyed, but it may transfer from one part of the system to another. आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। It means total charge of an isolated system is always constant. अतः किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। सो सिग्मा क्यू आई इक्वल टू कांस्टेंट। सिग्मा का मतलब सारे चार्ज को हमने ऐड कर दिया है, सारे आवेश को हमने जोड़ दिया है, तो कुल आवेश हमारा नियत रहेगा सिग्मा क्यू आई इक्वल टू कांस्टेंट। हियर क्यू आई इज चार्ज ऑफ ith पार्टिकल। यहां क्यू आई वे कण का आवेश है। तो ith पार्टिकल का हमने चार्ज क्यू आई लिया है, आई वे कण का आवेश हमारा क्यू आई है। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश संरक्षण के नियम से सिग्मा क्यू आई इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर हमारे पास में एक इक्वेशन है, एक समीकरण हमने यहां पर दिखाई है। ये जो रिएक्शन है या ये जो अभिक्रिया है, ये वास्तव में होगी या नहीं, ये हमको चेक करना है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज हमारा सेम रहना चाहिए। आवेश संरक्षण के नियम से अभिक्रिया के पूर्व एवं अभिक्रिया के पश्चात आवेश का मान समान रहना चाहिए। तो अगर रिएक्शन के पहले जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद में होगा तो रिएक्शन हमारी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं कि अभिक्रिया से पूर्व जितना आवेश है उतना आवेश अभिक्रिया के पश्चात है या नहीं है। अब यहां पर प्रोटॉन नंबर 7 एंड यहां पर प्रोटॉन नंबर
2. So before reaction, total charge Qi equal to 7 plus 2, that is 9. So Qi equal to 7 plus 2 equal to 9. तो अभिक्रिया का प्रारंभिक आवेश, इनिशियल चार्ज ऑफ रिएक्शन इज 9. अभिक्रिया के पूर्व कुल आवेश 9 है. अगर यही चार्ज हमारा रिएक्शन के बाद में मिलता है, अभिक्रिया के पश्चात मिलता है, तो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अब आफ्टर रिएक्शन हम चेक करते हैं. QF इक्वल टू, यहां पर 8 आ रहा है और यहां पर 1 है. सो QF इक्वल टू 8 प्लस 1, दैट इज 9. सो QI इक्वल टू QF इस रिएक्शन में हमको मिल रहा है. इस अभिक्रिया में QI का मान QF के बराबर है, अतः यह अभिक्रिया संभव है. दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. स्थिर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है, विद्युत क्षेत्र का जो स्रोत है, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या स्थिर विद्युत आवेश होगा. मीन्स चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आवेश के कारण हमारा विद्युत क्षेत्र होगा. इट इज स्केलर क्वांटिटी. यहां अदिश राशि है. मीन्स चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, आवेश की कोई दिशा नहीं होती है. स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन. बट वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो अदिश राशि वह राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है. जबकि सदिश राशि वह राशि है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं. तो चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है. चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेर एज अनलाइक अट्रैक्ट. समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश आकर्षित करते हैं. तो अगर दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, दोनों आवेश धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, धनावेश धनावेश के मध्य प्रतिकर्षण होगा. इसी प्रकार नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, ऋणावेश एवं ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण होगा. जबकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यदि एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. आवेश का क्वांटीकरण होता है, जो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश के क्वांटीकरण में अभी लिया था. चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. आवेश सदैव संरक्षित रहता है. जो
यहां पर इस रिएक्शन से क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। अब कूलम्ब्स लॉ के लिए हमको पहले चार्ज की रिक्वायरमेंट थी, आवेश की आवश्यकता थी, इसलिए पहले हमने चार्ज को डिफाइन किया है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है। तो पहले आवेश एवं आवेश के गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया है। नाउ कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब का नियम। According to this law, the force between two charges, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल is directly proportional to the product of two charges, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। is inversely proportional to the square of the distance between the charges, आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर कोई दो चार्ज हमारे पास में है, दो आवेश हमारे पास में है, वो आपके सेम नेचर के भी हो सकते हैं, अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं, समान प्रकृति के भी हो सकते हैं, विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं, उससे हमको यहां पर कुछ भी लेना नहीं है। पर उन चार्ज के बीच में या उन आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, उसकी बात करते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of two charges and is inversely proportional to the square of the distance between the charges, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक चार्ज हमारा ये है, एक आवेश हमने Q1 लिया है, दूसरा चार्ज या दूसरा आवेश हमारा Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। Q1 एवं Q2 के मध्य की दूरी R है। अब कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो क्या होगा? F is directly proportional to Q1 Q2, क्योंकि इसने कहा है कि बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। Force is directly proportional to the product of two charges, so F is directly proportional to Q1 Q2 and यहां से F is inversely proportional to R square, because the force between two charges is inversely proportional to the square of the distance between the charges, चूंकि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, so F is inversely proportional to R square या F is directly proportional to 1 upon R square। तो एक हमारे पास में ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास में ये है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ में ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हमको हटाना है, तो अगर इसको रिमूव करोगे तो इक्वल टू आएगा एंड साथ में एक कांस्टेंट आएगा। तो एक तो बराबर का निशान आएगा और साथ में एक समानुपाती नियतांक आएगा,
यह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटा दिया है, समानुपाती चिन्ह को हमने हटाया है। सो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो K है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यह समानुपाती नियतांक है। अब ये जो K है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? K डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्ज इज प्लेस्ड। K का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें आवेश स्थित है। तो अगर Q1 एंड Q2 हमारे वैक्यूम में है या निर्वात में है तो उसके हिसाब से K की वैल्यू आएगी, और अगर किसी मीडियम में है, किसी माध्यम में है तो उसके हिसाब से K की वैल्यू हमको मिलेगी। K also depends on the system of unit used। K का मान मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है। तो हमने कौन सा सिस्टम यूज किया है? CGS है, FPS है, MKS है या SI है? कौन सा सिस्टम हमने काम में लिया है उसके हिसाब से भी K की वैल्यू हम लिखेंगे। K इक्वल टू 1/4πε0 in vacuum and its value is 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। निर्वात में K का मान 1/4πε0 होता है, जिसका मान 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। और ये जो ε0 है इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। So ε0 is permittivity of free space and its value is 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। इन वैक्यूम निर्वात में, अब वैक्यूम अगर है या Q1 और Q2 के बीच में कोई मीडियम नहीं है, यदि Q1 एवं Q2 के मध्य कोई माध्यम नहीं है या Q1 एवं Q2 निर्वात में स्थित हो, तो ये जो K है इसकी जगह हम 1/4πε0 या K की जगह हम 9 into 10⁹ रख सकते हैं। सो वैक्यूम में Q1 और Q2 के बीच में फोर्स F वैक्यूम इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो यदि Q1 एवं Q2 निर्वात में स्थित हो तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। इन मीडियम माध्यम में, अब ये जो Q1 और Q2 है इनको हमने किसी मीडियम में रख दिया है, किसी माध्यम में रखा है। तो ये जो ε0 है जो हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, यह निर्वात की विद्युतशीलता थी, इसकी जगह अब माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ मीडियम काम में लेंगे। तो ε0 की जगह हम ε लिख देते हैं। सो F मीडियम इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम करते हैं। इस समीकरण में
हम इस समीकरण का भाग देते हैं तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमको मिलेगा 1 अपॉन इप्सिलॉन 0 अपॉन 1 अपॉन इप्सिलॉन, जो कि उल्टा करोगे तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम हमको मिलेगा इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0। और ये जो इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0 है, इसको हम इप्सिलॉन आर लिख देते हैं या के लिख देते हैं। इस इप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक भी कहते हैं। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से मैंने इसको कैपिटल के लिख दिया है, परावैद्युत नियतांक हमारा कैपिटल के है। तो अगर हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना हो, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक को यदि परिभाषित करना है तो वो क्या होगा? द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस which are placed in vacuum at a certain distance to the force between the same two charges placed in a medium at the same distance is known as dielectric constant or relative permittivity। तो दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल एवं उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल, जब वे दोनों स्थितियों में समान दूरी पर स्थित हो, के अनुपात को हम परावैद्युत नियतांक कहते हैं। तो दो चार्ज हमने लिए हैं, दो आवेश हमने लिए हैं Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R है। इनको हमने वैक्यूम में रखा है या निर्वात में रखा है। उस कंडीशन में इनके बीच में फोर्स या बल F वैक्यूम है, और उन्हीं चार्ज या उन्हीं आवेश को हमने किसी मीडियम या माध्यम में रखा है, और इस केस में दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी वही है जो पहले थी। इस केस में जो फोर्स लगता है या बल लगता है, इन दोनों बलों के अनुपात को, इन दोनों फोर्सेस के रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। और या फिर आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत नियतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और यही हमने यहां पर फॉर्मूले से डिफाइन किया है, सूत्र से दर्शाया है। Here epsilon R is relative permittivity और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता है या परावैद्युत नियतांक है। नाउ यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। इन SI the force between two charges Q1 and Q2 F equal to K Q1 Q2 by R square। SI पद्धति में Q1 एवं Q2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड SI के अंदर अगर हम चार्ज को
वैक्यूम में रखते हैं तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मिलता है। तो K की जगह हमने 9 इंटू 10⁹ रख दिया है। इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, R इक्वल टू 1 मीटर एंड F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, तो Q1 एंड Q2 दोनों का मान हम बराबर लेते हैं और इसको हमने Q मान लिया है और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये दोनों के मध्य दूरी 1 मीटर है और इस केस में हमने F की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मानी है। तो F की जगह आप ये रख दो, R की जगह 1 रखो एंड Q1 एंड Q2 दोनों की जगह हम Q रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, क्योंकि ये भी Q एंड ये भी Q, तो ये हो गया हमारा Q स्क्वायर। अब यहां पर 9 इंटू 10⁹ एंड 9 इंटू 10⁹ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर 1 का रूट लेते हो तो हमको क्या मिलता है, ±1। सो Q इक्वल टू ±1 कूलम। तो यहां से हम चाहें तो 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम को परिभाषित कर सकते हैं। तो 1 कूलम क्या होगा, यदि कोई दो समान आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो एवं उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो, तो आवेश का मान 1 कूलम होता है। यदि कोई दो समान आवेश निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित हो एवं वे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का बल अनुभव करते हो, तो आवेश का मान 1 कूलम होगा। If two equal charges are placed in a vacuum at 1 meter apart and they feel a force of 9 into 10⁹ Newton, then the charge will be 1 coulomb. So if two equal charges are placed 1 meter apart in a vacuum and they feel a force of 9 into 10⁹ Newton, then the charge is said to be 1 coulomb. यदि दो समान आवेश निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित हो एवं वे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का बल अनुभव करते हो, तो आवेश 1 कूलम कहलाता है। In electrostatic CGS system, the unit of charge is ESU. स्थिर विद्युत CGS मात्रक में आवेश का मात्रक ESU होता है। ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट कूलम। यह स्टेट कूलम भी कहलाता है। एंड 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। यह हमारा रिलेशन है कूलम एंड स्टेट कूलम के बीच में। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज EMU। स्थिर चुंबकीय CGS पद्धति में आवेश का मात्रक EMU होता है। EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ
charge, and 1 EMU equal to 3 into 10 raised to power 10 ESU, and 3 into 10 raised to power स्टेट कूलम्ब को 1 कूलम्ब कहते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 कूलम्ब, एंड यहां से आ जाएगा 1 कूलम्ब इक्वल टू 1/10 EMU। सो कूलम्ब एंड स्टेट कूलम्ब के बीच में ये रिलेशन है, एंड कूलम्ब एंड EMU के बीच में ये रिलेशन है। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युतिकी में चार्ज हमारा होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। I का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा से है, एंड T टाइम या समय। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम का प्रोडक्ट हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज को I इंटू टी से डिफाइन करते हैं। धारा विद्युतिकी में हम आवेश को I इंटू टी से परिभाषित करते हैं। नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, याद रखने योग्य बिंदु। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक एंड पॉइंट चार्ज। कूलम्ब का नियम केवल स्थिर एवं बिंदु आवेश के लिए मान्य है। मीन्स चार्ज की वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी, आवेश यदि अत्यंत बड़ा होगा, तो उस केस में ये वैलिड नहीं है। केवल पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के लिए यह मान्य है। इसी टाइप से अगर चार्ज हमारा मूव करता है, आवेश यदि गति करता है, तो उस अवस्था में भी कूलम्ब का नियम मान्य नहीं है। सो कूलम्ब का नियम केवल स्थिर एवं बिंदु आवेश के लिए मान्य है। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक एंड पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ सेटिस्फाइज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम्ब का नियम न्यूटन के तृतीय नियम को संतुष्ट करता है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है, तो दूसरी बॉडी वापस फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगी। यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु पुनः प्रथम वस्तु पर बल लगाएगी। एंड कूलम्ब के लॉ में भी यही है कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, एक आवेश यदि दूसरे आवेश पर बल लगाता है, तो सेकंड चार्ज वापस फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, द्वितीय आवेश पुनः प्रथम आवेश पर बल लगाएगा। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हैज द सेम पोजीशन which the law of motion has in gravitation। स्थिर विद्युतिकी में कूलम्ब के नियम का वही स्थान है जो कि गुरुत्वाकर्षण में गति के नियम का है। मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो पोजीशन है, जो स्थान है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण में, वो सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कूलम्ब्स लॉ को देते हैं, स्थिर विद्युतिकी में हम कूलम्ब के नियम को देते हैं। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने चार्ज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड कूलम्ब्स लॉ क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया है। सो गुड बाय।